सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो कहीं चुनाव है क्या? राहत इंदौरी साहब का ये शेर तो सुना होगा आपने। ये शेर उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा था। ज़रा सोचिए, अगर राहत साहब आज के दौर में यही शेर कहते तो कैसे कहते? शायद कहते, देश में बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो कहीं चुनाव है क्या? जी हाँ, 2023 के आगामी विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ भाजपा नीत एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है ये तो शायद इसके घटक दलों को भी नहीं मालूम। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को अभी तक शिवसेना, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल बादल और अभी हाल ही में एआईएडीएम के ठेंगा दिखा चुके हैं। लेकिन एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस भाजपा नेतृत्व में भरोसा जताते हुए अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल हो गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी घमासान बदस्तूर जारी है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस का टकराव चल ही रहा था और अब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की सक्रियता ने भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। नीतीश बाबू भी अपनी स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। अब वो किस करवट बैठेंगे ये भी कह पाना मुश्किल है। ये तो हुई पार्टियों की बात। अब नेताओं की व्यक्तिगत आकांक्षाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, आयाराम गयाराम शुरू हो गया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक सामान्य घटनाक्रम है। हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ और भी सामान्य है हमारे देश के चुनाव में, जो हर चुनाव में देखा और सुना जाता है? वो है धर्म, जाति और संप्रदाय आधारित टिप्पणियां और बयानबाजी। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। रमेश बिधूड़ी, उम्मीद करता हूं कि ये नाम आपको याद होगा। ये भाजपा के वही माननीय सांसद हैं जिन्होंने हाल ही में बीएसपी के मुस्लिम सांसद दानिश अली को सदन में अपशब्द कहे थे। मुस्लिम कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अभद्र भाषा बिधूड़ी ने इस्तेमाल की थी उसका सीधा संबंध दानिश अली के मुस्लिम होने से था। इसी के चलते बिधूड़ी को लोकसभा स्पीकर ने फटकार भी लगाई थी और पार्टी आला कमान ने उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया था। हालांकि बिधूड़ी ने इस नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पार्टी ने उनको राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बनाया है। टोंक राजस्थान के कांग्रेस कार्य समिति सदस्य, पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान में कांग्रेस के नंबर 2 नेता कहे जाने वाले सचिन पायलट का गढ़ है। वहां लगभग 29% यानी 29% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में सचिन पायलट को उन्हीं के गढ़ में घेरने की रणनीति के तहत गुर्जर कार्ड खेलते हुए टोंक में रमेश बिधूड़ी को जिला चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अच्छी सजा मिली है बिधूड़ी को। आपको याद ही होगा कि स्कूल के दिनों में जब आप अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करते थे तो टीचर आपको ज्यादा पेजेस लिखने को कहती थी। ज्यादा पेजेस यानी ज्यादा जिम्मेदारी। कुछ ऐसी ही सजा भाजपा ने बिधूड़ी को भी दी है। अब बात करते हैं चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण की। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने हाल ही में संपन्न हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर भाषण देते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी एक कविता ठाकुर का कुआं का पाठ किया। कविता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये डिस्क्लेमर लगाया कि ये कविता वह किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ठाकुर रूपी पुरुषों के अंदर के अहंकार के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस बात का अंदेशा उनको पहले से ही था कि इस कविता पाठ से किसी जाति विशेष को ठेस पहुंच सकती है। फिर सवाल ये है कि ऐसी कविता पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी? वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं, इसलिए भारत और विशेषकर बिहार के सामाजिक ताने बाने से वो वाकिफ ही होंगे। खैर, इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आना स्वाभाविक था। ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है: चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव
देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। अब राष्ट्रीय जनता दल के ही कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि कविता के जरिए मनोज झा ने ठाकुर समुदाय का अपमान किया है। पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा के संसद में दिए बयान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वो ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी कहा कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सदन में महिला बिल पर बहस हो रही थी और प्रोफेसर झा ठाकुरों की बात कर रहे थे। उन्होंने प्रोफेसर झा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर प्रोफेसर झा इतने बड़े समाजवादी हैं तो उन्होंने अपने नाम में झा टाइटल क्यों लगा रखा है। इनके अलावा और भी कई छोटे बड़े नेताओं ने जो राजपूत या ठाकुर जाति से संबंध रखते हैं, उनकी भी बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन लगता है मनोज झा की कविता पढ़ने की टाइमिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, इसलिए शायद ये मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा। जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। बात रही अन्य चीजों की, तो मैं ये साफ बता देता हूं कि हमारा पार्टी जो था, जो A to Z फॉर्मूला पे चलता रहा है, मतलब जो हम लोगों ने बनाया था, जो तेजस्वी जी ने जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था, जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ मंत्री लोगों का बयान आ जाता है, कुछ भी सवर्णों के खिलाफ। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा, तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है। और हम लोग ये मानते हैं कि समाजवाद जब भी होगा वो A to Z के साथ होगा, और ऐसे लोग जो भी बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जो मुंह में आया बक दिए, वैसे लोग को 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर समाजवादी खुद को कहते हैं तो इन सबको साथ लेकर के चलना होगा, चाहे सवर्ण हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो। किसी एक को छोड़ करके जो है पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। एक और नेता, क्षमा कीजिए नेत्री, एक और नेत्री ने बयान तो दिया, लेकिन वो भी शायद गलत टाइमिंग की वजह से सुर्खियां नहीं बटोर पाया। मैं बात कर रहा हूं भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की। मेनका गांधी पशु अधिकार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन पर तीखा हमला बोलते हुए इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्कॉन के अनंतपुर गौशाला का दौरा किया, वहां एक भी सूखी गाय मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस्कॉन अपनी सभी गायें कसाईयों को बेच रहा है। इस्कॉन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद के बयान को बेबुनियाद और झूठा बताया। इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गाय और बैलों की जीवन पर्यंत सेवा की जाती है, न कि उन्हें कसाईयों को बेचा जाता है। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये तो हो गई बात नेताओं की, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आम भारतीय की, बात करते हैं भारतीयता की।
सबसे पहले बात कश्मीर की। कल यानी गुरुवार को कश्मीर के बड़गाम जिले के रणथ इलाके में तोता नायडू की मृत्यु हो गई। तोता नायडू मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन वो लगभग 20 साल से अपने परिवार के साथ कश्मीर में रह रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद कश्मीर के मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने तोता नायडू को अपने घर का सदस्य बताते हुए उनकी सभी रस्में पूरी करते हुए उनका हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम दाह संस्कार किया। जी ना, इसको हम एक घर का बंदा समझे। इसको काफ़ी साल से रह रहा है इनके तंत्र साहब के घर में, और ये लगता था कि इनके घर का ही बंदा है। इसलिए हम पूरा सिख बरादरी, मुसलमान बरादरी जो भी इधर आए हैं सारे इसके लिए आए हैं, क्योंकि ये बहुत नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। क्योंकि ये नहीं लगता था कि बाहर का है। हम आप इसको यहाँ के जो अपने हिंदू तरफ से जैसे वो करते हैं उसी निज़ाम से हम इसको संस्कार करना चाहते हैं। पहले हम चाहते थे कि हम करें, मगर अब ये बोलते हैं कि अपने हिसाब से। पंडित जी भी आए हैं, सब आए हैं, हम इनके साथ हैं। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और ये नहीं लगता कि बाहर का बंदा, ये लगता है कि यहीं कश्मीर का बंदा है। कोई कमी पेशी नहीं, बहुत अच्छा हो रहा। हमारा हिसाब से सब सही हो रहा। आज तक आपके भाई यहाँ पे रहे, कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, कोई रही शिकायत आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं, अच्छा हुआ। अपने मन से ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दिल से कर रहा है, बिल्कुल दिल से कर रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली की। राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत में पहली बार पीओके को वापस लेने के लिए देशव्यापी आंदोलन, जन जागरण अभियान और कूटनीतिक प्रयास की शुरुआत के तहत तिरंगा फॉर पीओके की मुहिम चलाने जा रहा है। इसी के अंतर्गत दिल्ली में 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की देश भर में इस तरह के 100 से अधिक आंदोलन करने की योजना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऐलान किया है कि पीओके भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और साथ ही यह भी कहा कि भारतीय मुसलमानों ने अब ठान लिया है कि पीओके पाकिस्तान से हर हाल में वापस लिया जाएगा और वहां भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। बहरहाल, जब भी आपको लगे कि देश के हालात ठीक नहीं हैं, या देश में धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, या फिर लगे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो कुछ घंटे सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, घूमिए, टहलिए, किसी शाकिर के ठेले पे चाय पी के आइए, किसी राम भंडार में समोसे या ब्रेड पकौड़ा खाकर आइए। आप समझ जाएंगे कि सब सही है, देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आखिर में राहत इंदौरी साहब का एक और शेर है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये अंक आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।